51 खून बहुत महंगा है। ड्रैगन सामग्री और साथ ही इतने अच्छे हथियार। क्या आप वाकई इसे बेचना चाहते हैं? उसने ये सब पढ़ते हुए आश्चर्य से पूछा और सार्थक को देखने के लिए ऊपर देखा। उसने सिर हिलाकर उसकी ओर इशारा किया। संदेह पैदा होने से बचने के लिए उसने अपना स्टूडेंट टोकन निकाला, जिसका दर्जा किसी तरह ऊंचा था। मैं द्वितीय वैम्पायर अकादमी का छात्र हूं, सार्थक ने उत्तर दिया, और वह आश्चर्यचकित हुई, लेकिन तुरंत सिर हिला दिया। अगर आप हमारे स्टोर में इतना अच्छा सामान बेचना चाहते हैं, तो आप वीआईपी ट्रीटमेंट के हकदार हैं। मेरे साथ आइए ताकि आप मुझे वह सब कुछ दिखा सकें जो आप बेचना चाहते हैं और उसकी गुणवत्ता का आकलन कर सकें, उसने कहा और उसे वीआईपी लाउंज में ले गई। इस जगह के बारे में बताने लायक कुछ भी नहीं था, इसलिए सार्थक ने अपना ध्यान व्यवसाय पर केंद्रित किया। पहली बात तो ये कि वह खून की कीमत जानना चाहता था और जब उसे पता चला तो उसके सिर में बहुत दर्द होने लगा। कुछ समय पहले उसने पास के सबसे अच्छे होटलों में से एक में रहने के लिए पैसे दिए, लेकिन इसके लिए उसे हर दिन केवल 5 क्राउन देने पड़े, जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन और यहाँ तक कि विशेष मालिश सहित हर चीज का भुगतान किया गया। यही कारण था कि उसे लगा कि इस दुनिया में चीजें इतनी महंगी नहीं हैं। लेकिन अब जब उसे खून की कीमत के बारे में पता चला तो उसने अपना विचार बदल दिया। शायद वैम्पायर बॉलर्स खजाने थे और इसलिए महंगे थे, लेकिन खून, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना महंगा होगा। शुरुआत के लिए 3 प्रकार के कृत्रिम रक्त उपलब्ध हैं, जो आमतौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं। निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी का रक्त। उच्च श्रेणी का रक्त वह व्यक्ति अक्सर पीता रहा है। शुरू में उसने सोचा कि वह जितनी बार इसे पीता था, इसका कारण यह था कि यह सस्ता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था कि यह सस्ती थी, बल्कि इसलिए कि एलन दंपत्ति बहुत अमीर थे, और इसी कारण से उसने महसूस किया कि प्रोफेसर रीगन उसे उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सम्मान देते थे, क्योंकि उसने हमेशा उसी प्रकार का खून उनसे प्राप्त किया था। निम्न श्रेणी के रक्त की कीमत इसकी शुद्धता के आधार पर 10 से 20 पाउंड प्रति लीटर के बीच होती है। जब तक पिशाच 10,000 शक्ति तक नहीं पहुंच जाता, तब तक यह एक प्रभावी रक्त प्रकार होता है, इसलिए ये काफी हद तक समझ में आता है कि इसकी कीमत इतनी सस्ती है। हालांकि मध्यम श्रेणी के रक्त की कीमत कई गुना अधिक है, जो 50 से 150 पाउंड प्रति लीटर के बीच है। 1 लीटर के लिए यह बहुत अधिक कीमत है। ये ध्यान रखना चाहिए कि किताबों में बताए गए अनुसार प्रत्येक कसरत से पहले लिया जाने वाला एक गिलास खून 1/4 लीटर के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि 4 कसरतों के साथ, कई लोगों के लिए मुश्किल से मिलने वाली रकम पहले ही खत्म हो चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण छलांग उच्च श्रेणी के रक्त की है। इस कृत्रिम रक्त के प्रत्येक लीटर की कीमत 500 से 1000 पाउंड के बीच होती है। और सार्थक को हाल ही में इस ग्रेड का कई लीटर रक्त मिला है। अरे, अब तक तो मैंने बहुत सारा खून पी लिया है, जिससे मेरे पेट में बहुत सारा धन जमा हो गया है, सार्थक ने ये सुनकर सोचा। हालांकि यह उनके लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि इसका मतलब था कि असली खून और भी महंगा होगा। और हाँ, प्रत्येक लीटर असली रक्त की कीमत 3000 पाउंड से अधिक है। यही कारण है कि सार्थक ने शालीनता से मुस्कुराया और बेचने के लिए कई चीजें निकालीं। कुछ लीटर असली खून, साथ ही भक्षक का खून, जिसकी कीमत कम थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसके पास बहुत सारा खून था। साथ ही ड्रैगन सामग्री और अन्य कम कीमत वाली चीजें जिनकी उसे जरूरत नहीं थी। सार्थक ने बेचने के लिए इतनी अच्छी चीजें निकाली थीं कि उसके सामने बैठी लड़की को लगभग सिरदर्द होने लगा, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं हुई। वह खुशी से अभिभूत थी क्योंकि वह हर चीज के साथ खड़ी थी। 1 मिनट रुको, युवा महोदय, मैं आपको इन सब की बिक्री से प्राप्त सारा पैसा एक ही बार में लाकर दे दूंगी, उसने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा और जल्दी से बाहर चली गई। साथ ही उसे सार्थक द्वारा खरीदी गई कुछ चीजें भी लानी थीं। इस तरह समय बीतता गया और लड़की वापस लौट आई। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था जो बड़ी मुस्कान के साथ आया। युवा सर, सेंट्रल बिल्डिंग में खरीद फरोख्त के लिए आपका धन्यवाद। मैं संगठन के प्रबंधकों में से एक हूं, आप मुझे मैनेजर ब्राउन कह सकते हैं, उसने अपना परिचय देते हुए कहा, और सार्थक ने भी ठीक वैसा ही किया। इतनी अच्छी चीजें बेचने की आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद। हम आपको हमारे स्टोर पर एक वीआईपी कार्ड देना चाहते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये केवल इसलिए है ताकि आप उच्च स्तर की खरीदारी तक पहुंच सकें। साथ ही इस कार्ड के साथ आप 5 राज्यों में से किसी में भी हमारे नाम से आयोजित किसी भी नीलामी में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने उसे एक कार्ड देते हुए कहा। सार्थक ने इसे स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद मैनेजर ब्राउन, मैं इसे खुशी से ले लूंगा, उसने जवाब दिया और फिर उसे वह सारी चीजें सौंप दी जो उसने खरीदी थी। वैम्पायर बॉल, विभिन्न सामग्रियां जिनका उसे शीघ्र ही उपयोग होने वाला था, तथा कपड़े भी। इसके बाद वह सेंट्रल बिल्डिंग से बाहर चले गए। मैंने इस बार बहुत पैसा कमाया और मैंने केवल वही चीजें बेची जो मेरे लिए अनावश्यक थीं। सार्थक मुस्कुराया जब उसने अपनी स्टोरेज रिंग में 20,000 पाउंड से अधिक के बारे में सोचा। सेंट्रल बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद सार्थक सड़क से नीचे हंटर्स गिल्ड की ओर चला गया।
इस बार उसके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि सेकंड एकेडमी के हॉल की लड़ाई शुरू होने वाली है। इसलिए प्रभावी होना और काम जल्दी से जल्दी करना बेहतर है। वह जल्दी ही 4 मंजिल ऊंची एक बड़ी इमारत के पास पहुंचा। हालांकि यह ऊंची थी, लेकिन काफी चौड़ी और लंबी भी थी। कुछ लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। वे अच्छे बचाव के लिए कवच या हल्के कपड़े पहनते थे और कुछ अपनी पीठ पर बड़े हथियार रखते थे। उनमें से अधिकांश पिशाच थे, लेकिन अन्य जातियों के भी थे और कभी कभी कुछ आधे पिशाच मानव भी वहां से गुजरते थे। यह नस्लों की सबसे बड़ी विविधता है जो मैंने अब तक देखी है, जैसा कि एक शिकारी संघ से उम्मीद की जाती है। सार्थक ने मुस्कुराते हुए सोचा और अंदर चला गया। अंदर स्थिति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सुंदर थी। सार्थक पंजीकरण स्थल की ओर चला गया, जहां एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। क्या आप यहाँ पंजीकरण कराने या आवेदन करने आए हैं? उसने पूछा। मैं यहाँ पंजीकरण कराने आया हूँ। यह मेरी आईडी है, सार्थक ने जवाब दिया और उसे वैम्पायर अकादमी के छात्र के रूप में अपनी आईडी सौंपी। वहाँ एक छात्र होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से सम्मान का हकदार था, इसलिए लड़की तुरंत उसका अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गई। कृपया मेरे पीछे आओ, उसने कहा, और वे दोनों जहां खड़े थे वहां से पीछे की ओर चले गए। 52 एक आश्चर्यजनक शक्ति। जल्द ही वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां महिला ने सार्थक की जानकारी के साथ कई चीजें लिखीं और जहां उसे लेखन पूरा करने के लिए अपनी उंगलियों के निशान लगाने पड़े। हालांकि यह केवल पहला भाग था। कृपया अपनी शक्ति का परीक्षण यहां करें, उसने उसे एक पिशाच गेंद देते हुए कहा। सार्थक ने प्रक्रिया को तेज करने के लिए तुरंत इसका परीक्षण किया, लेकिन जो संख्या सामने आई उसे देखकर वे दोनों दंग रह गए। शक्ति -4500। वह संख्या वैम्पायर बॉल के ऊपर तैरती हुई दिखाई दी। सार्थक से पहले ही लड़की को होश आ गया और उसने हैरानी से उसकी ओर देखा। हे भगवान, क्या वह दूसरी अकादमी के उन प्रतिभाशाली पिशाचों में से एक हो सकता है? उसकी पहचान के अनुसार वह मुश्किल से अपने पहले वर्ष में है। ये देखकर वह हैरानी से सोचने लगी। यद्यपि कई छात्र हंटर्स गिल्ड में दाखिला लेने आते हैं और वह कभी कभी उनमें से कुछ को पंजीकृत भी कर देती है, लेकिन उनमें से अधिकांश सार्थक से कुछ वर्ष बड़े होते हैं। और हालांकि यह पहली बार नहीं है कि उन्होंने किसी छात्र को ऐसी शक्ति के साथ पंजीकृत किया है, लेकिन यह पहली बार है कि उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी उच्च शक्ति वाले छात्र को पंजीकृत किया है। वह नहीं जानती कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाएगा। सार्थक ने जब ये देखा तो वह सांस लेना भी भूल गया। क्या बकवास है, मेरे पास इतनी शक्ति कब से आ गई? निश्चित रूप से, मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे पास 4000 से अधिक शक्ति है, लेकिन 4500? इतनी अधिक? उसने आश्चर्य से अपने आप से सोचा। क्या यह उस शक्तिशाली भक्षक से लड़ने से हुआ? ऐसा ही होना चाहिए, और शायद मेरे शरीर में जाने वाली अजीब शक्ति का भी इसमें कुछ हाथ हो। लेकिन यह आश्चर्यजनक है, मैं पहले से ही शक्ति के पैमाने पर एक छोटे पिशाच बनने के बहुत करीब हूं। सार्थक ने मुस्कुराते हुए सोचा। लिटिल वैम्पायर बनने के बाद अगला महत्वपूर्ण स्तर 20,000 पर है, जिस बिंदु पर आप सुपीरियर वैम्पायर बन जाएंगे। यह अभी भी उसके लिए बहुत दूर की बात है, लेकिन उसे इस बात पर संदेह नहीं है कि वह इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। फिर भी इस बार वह इस बात का जश्न मनाना चाहता है कि वह जल्द ही पावर स्केल के दूसरे चरण तक पहुंच जाएगा। इससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने लड़की की ओर देखा जो अब उसे अधिक सम्मान से देख रही थी। उसने ये चरण पूरा किया और फिर उससे अन्यत्र आने को कहा। एक लंबे गलियारे से नीचे चलने के बाद वे इमारत के पीछे पहुंचे, जहां परीक्षण, प्रशिक्षण और गिल्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न अन्य चीजों के लिए क्षेत्र स्थित था। महिला रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठे व्यक्ति के पास पहुंची और उससे बात की। सर, मैं मैथ्यू डिट्रिच हूं, द्वितीय अकादमी का छात्र। वह पंजीकरण कराने आया है। पहला भाग पहले ही पूरा हो चुका है, क्या आप कृपया उसे दूसरे भाग के लिए पंजीकृत कर सकते हैं? जिस व्यक्ति से बात की जा रही थी, उसने ऊपर देखा और ये देखकर कि वह एक मजबूत मांसपेशियों वाला और अच्छा दिखने वाला युवक था, सिर हिलाया। शक्ति का स्तर? उसने पूछा। 4500 शक्ति, महिला ने सच्चाई से जवाब दिया। आदमी ने भौहें सिकोड़ी और उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है? उसने आश्चर्य से पूछा और उसने एक बार फिर सिर हिलाकर हाँ कर दी। हाँ, सर, मैंने खुद देखा है, उसने जवाब दिया, जिससे वह आदमी आश्चर्य से सार्थक की ओर देखने लगा। वह कितने साल का है? उसकी जीवन शक्ति इतनी अधिक नहीं दिखती, क्या वह 20 साल का होगा? उसने संदेह से सोचा। उन्होंने कहा कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास इतनी कम उम्र में इतनी शक्ति हो। शायद वह उन अमीर परिवारों में से एक से है। डिट्रिच, हालांकि, मुझे आश्चर्य है कि इस उपनाम वाला कोई परिवार कहाँ है। उसने सोचा और इसे तुरंत पंजीकृत करने में संकोच नहीं किया। क्या तुम नियम जानते हो, मैथ्यू? उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा। सार्थक ने सिर हिलाया। मुझे टेस्ट पास करने के लिए एक प्रशिक्षक को हराना होगा, जिसकी शक्ति मुझसे 500 गुना अधिक है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
उन्होंने पहले ही इस पर शोध कर लिया था और हालांकि उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं थी। वास्तव में, अब जब उन्हें पता है कि उनकी शक्ति 4500 है, तो उन्हें लगता है कि यह इसे परखने का एक बेहतरीन समय है। उस व्यक्ति ने जवाब में सिर हिलाया और फिर उसे अपने पीछे चलने को कहा तथा उन्हें एक प्रशिक्षक के पास ले गया। चूंकि सार्थक के पास उम्मीद से ज्यादा ताकत थी, इसलिए उसे ज्यादा ताकतवर प्रशिक्षक की जरूरत थी। जल्द ही वे एक ऐसे व्यक्ति के सामने पहुंचे जो एक बड़ी, लंबी तलवार चलाता था। ओह, यह अजीब बात है कि तुम मुझे ढूंढने आए हो, उसने कहा जब उसने देखा कि वह आदमी 2 और लोगों के साथ उसके सामने आ गया है। प्रशिक्षक, ये लड़का दाखिला लेना चाहता है, इसलिए मैं आपसे अब उससे लड़ने के लिए कहूंगा। आइए देखें कि वह कितना अच्छा है, ताकि पता चल सके कि उसे किस रैंक पर रखा जाए। उसने जवाब दिया और प्रशिक्षक ने सिर हिला दिया। बहुत छोटा, क्या तुम्हें यकीन है कि उसमें इतनी शक्ति है? प्रशिक्षक ने संदेह से पूछा और उसके सामने खड़े व्यक्ति ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। युवती ने पहले ही उसका पंजीकरण करा लिया है, उसने उत्तर दिया और प्रशिक्षक ने सिर हिला दिया। बेटा, मैं मैदान में तुम्हारा इंतजार करूंगा, प्रशिक्षक ने कहा और फिर उसके पीछे दरवाजे के अंदर चला गया। फिर भी सार्थक ने अपना सिर हिलाया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूं। दोपहर के 3:32। वह आदमी मुस्कुराया और सार्थक की ओर देखा, तुम जो भी हथियार या कवच चाहो, मांगो और गिल्ड तुम्हें दे देगा। वे उच्च गुणवत्ता वाले नहीं हैं, लेकिन वे परीक्षण युद्ध के लिए तुम्हारे अच्छे काम आएंगे, उसने कहा। फिर भी सार्थक ने अपना सिर हिलाया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूं। उसके जवाब ने उसके सामने खड़े आदमी को चौंका दिया, तुम्हें कवच भी नहीं चाहिए? याद रखो कि यह वहां के अकादमी परीक्षण मैदानों जैसा नहीं है, जहां यह एक अलग आयाम है। ये वास्तविक जीवन है, अगर तुम्हें चोट लगती है और हड्डी टूट जाती है, तो ये बहुत दर्द देगा, उसने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन सार्थक ने फिर भी अपना सिर हिलाया, हड्डी टूटना उसके मजबूत होने की शुरुआत है, क्या तुम्हें यह नहीं पता? इसलिए अगर प्रशिक्षक मेरी हड्डी तोड़ता है, तो वह ठीक हो जाएगी और ज्यादा टिकाऊ हो जाएगी। सार्थक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दरवाजे के अंदर चला गया, जिससे वह आदमी उसके जवाब से थोड़ा हैरान रह गया। उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और मुस्कुराया, वह एक ऐसा लड़का है जो खुद को गढ़ना पसंद करता है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना युवा होने के बावजूद यहाँ आता है, उसने कहा और फिर लड़की की तरफ देखा। उसकी उम्र क्या है? उसने पूछा। वह 20 साल का है, सर, उसने जवाब दिया और फिर उस आदमी ने सिर हिला दिया। इतना युवा और प्रतिभाशाली, इतनी उच्च शक्ति वाला, निस्संदेह वह किसी महान परिवार से आया होगा। लेकिन अगर उसने ऐसा जवाब दिया, तो ऐसा लगता है कि यह बाकी लोगों की तुलना में प्रशिक्षण के लिए अधिक समर्पित है। उसने सोचा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की कि क्या वह दूसरी परीक्षा पास कर पाएगा। अधिकांश लोग इस परीक्षा को छोड़ देंगे, आखिरकार अपने से अधिक शक्तिशाली प्रशिक्षक को हराना कोई आसान बात नहीं है। बेटे, क्या तुमने गोदाम से कुछ नहीं लिया? प्रशिक्षक ने संदेह से पूछा, उसे अपने पीछे इतनी तेजी से आते देख, और सार्थक ने उसे सिर हिलाकर जवाब दिया। बाहरी साधनों पर निर्भर हुए बिना अपनी शक्ति से लड़ना शरीर को मजबूत बनाने के लिए बेहतर है, उसने सच्चाई से उत्तर दिया, जिससे प्रशिक्षक थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। ये बच्चा मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक बातें जानता है, उसने सोचा और सिर हिलाकर सहमति जताई। अच्छा जवाब, यदि हाँ, तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या करने में सक्षम हो, उसने अपनी विशाल तलवार निकालते हुए कहा। यह कहना होगा कि इस प्रशिक्षक का शरीर किसी भी तरह से छोटा नहीं था, हालांकि वह विशेष रूप से लंबा नहीं था। यह आदमी लगभग 180 है, सार्थक की ऊंचाई से 10 सेंटीमीटर कम। फिर भी प्रशिक्षक की मांसपेशियां सार्थक से कई गुना ज्यादा हैं, इसलिए उनकी प्रभावशाली उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है और नजदीकी मुकाबले में उन्हें बढ़त हासिल होती है, यही कारण है कि वे एक प्रसिद्ध शिकारी और प्रशिक्षक हैं। उसकी बड़ी तलवार उसके कद के हिसाब से काफी भारी है, लेकिन फिर भी वह इसे बिना किसी परेशानी के पकड़ सकता है और जब चाहे तब घुमा सकता है। सार्थक को यह पता नहीं था, लेकिन वह किसी भी तरह अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंक सकता था, इसलिए जब प्रशिक्षक ने हवा में सिक्का उछाला, तो उसने लड़ाई शुरू करने की तैयारी की और अपनी नज़र उस व्यक्ति पर केंद्रित कर दी। जल्द ही सिक्के के जमीन पर गिरने की आवाज दोनों लोगों के कानों तक पहुंची, और प्रशिक्षक ने सार्थक की ओर एक खजूर की तरह झपट्टा मारा और अपनी तलवार को उसकी ओर क्षैतिज रूप से घुमाया। सार्थक ने पहले देखा और उसे इस तरह हमला करते देख मुस्कुराया। हमला शक्तिशाली था, लेकिन उसके बचाव में छेद भरे हुए थे, इसलिए सार्थक ने बड़ी ताकत से पीछे हटकर इस व्यक्ति के विरुद्ध एक शक्तिशाली भगदड़ की तैयारी की, और फिर अपना दाहिना हाथ बड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ाया। दोनों आक्रमणों के ऊपर जबरदस्त शक्ति मंडरा रही थी, जो शीघ्र ही टकराने लगी। तलवार और मुट्ठी ने एक दूसरे का सामना किया, लेकिन मुट्ठी का हमला एक महत्वपूर्ण स्थान पर हुआ, जिससे शक्ति का विस्फोट दोनों पक्षों में से एक के पक्ष में हुआ।
ये देखकर सार्थक ने अपने हमले को और भी तेज कर दिया तथा जिस पैर से उसने पीछे कदम बढ़ाया था उसी पैर को गति के रूप में इस्तेमाल करते हुए प्रशिक्षक पर झपटा तथा उसी स्थान पर एक और शक्तिशाली प्रहार किया। प्रशिक्षक सदमे में था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह अपनी तलवार नहीं हिला सकता, जो कि अजीब था, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि कैसे सार्थक उस पर झपटा और उसने जो झटका दिया उससे वह बहुत तेज गति से पीछे की ओर उड़ गया। इतना शक्तिशाली, उसने चौंक कर सोचा, जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसे अपनी तलवार से पीछे की ओर जोरदार हमला करना पड़ा, क्योंकि उसे सार्थक की मौजूदगी का एहसास हो गया था। तारांकन स्वोश, तलवार ने हिंसक ढंग से हवा को चीरते हुए एक ओर से दूसरी ओर चक्कर लगाया। क्या उसने इसे चकमा दिया? प्रशिक्षक ने सोचा, जब उसने देखा कि सार्थक आखिरी क्षण में झुक गया था और अपने निचले शरीर से उसे अचंभित कर रहा था। प्रशिक्षक ने तुरंत अपनी तलवार छोड़ी, जिससे वह दर्जनों मीटर पीछे की ओर उड़ गई और अपने शरीर को जोर से नीचे लाया ताकि सार्थक को अपनी दोनों कोहनी से ऊपर से वार कर सके। फिर भी एक शक्तिशाली हमला उसके पेट में लगा, इससे पहले कि उसकी कोहनी उस पर वार कर पाती और उसे खून थूकना पड़ा और वह बहुत तेजी से पीछे की ओर उड़ गया। यहीं पर प्रशिक्षक को एहसास हुआ कि सार्थक कितना खतरनाक था, इसलिए वह अब और नहीं रुक सका। इन मामलों में गिल्ड का एक नियम ये कहता है कि यद्यपि प्रशिक्षक के पास आवेदक की तुलना में हमेशा 500 शक्ति अधिक होती है, फिर भी वे पूरी ताकत से नहीं लड़ सकते, क्योंकि यह गिल्ड के लक्ष्य से भिन्न होता है। गिल्ड का लक्ष्य उन्हें किसी मजबूत व्यक्ति के खिलाफ लड़ने का दबाव महसूस कराना है। अगर वे दबाव को नहीं झेल पाते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से अपनी क्षमता से कम लड़ेंगे और हार जाएंगे, लेकिन अगर वे बिना डरे लड़ेंगे और दबाव को संभालेंगे तो वे सबसे अधिक संभावना से लड़ाई जीतेंगे या ये बराबरी पर समाप्त होगी। इसीलिए प्रशिक्षक को अपनी पूरी क्षमता से लड़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए, लेकिन एक और नियम है, और वह तब है जब इस तरह का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने आता है। अगर प्रशिक्षक को यह जरूरी लगता है तो वह उससे भिड़ने के लिए अपनी पूरी क्षमता से लड़ सकता है, केवल उस व्यक्ति की शक्ति की सीमा को देखने के लिए। और एक बार ऐसा हो जाने पर बाहरी प्रशिक्षकों और व्यक्ति को पंजीकृत करने वालों को लड़ाई देखने की अनुमति दी जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रशिक्षक के लिए ये चुनना मुश्किल होगा कि वह जिस व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा है उसे किस रैंक पर रखा जाए। यही कारण है कि जब प्रशिक्षक ने अपनी पूरी शक्ति लगाई तो विभिन्न आकारों की कई स्क्रीनें चमक उठीं, जो ये दिखाने लगी कि इस स्थान पर क्या हो रहा है। इतना ताकतवर, वह निस्संदेह किसी अच्छे परिवार से आया हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति है। सार्थक को पंजीकृत करने वाले व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। लड़की भी आश्चर्यचकित थी, लेकिन वह मुस्कुरा दी। चूंकि उसने उसे पंजीकृत किया था, इसलिए यह प्रतिभाशाली व्यक्ति उस गिल्ड अनुभाग के अंतर्गत पंजीकृत होगा जहां वह है, इसलिए उसे पुरस्कार प्राप्त होंगे। उन क्षणों में सार्थक से लड़ रहे प्रशिक्षक ने तुरंत अपनी विशाल तलवार पकड़ ली और ऊपर से सार्थक पर सीधा हमला कर दिया। क्या ये और मजबूत हो गया? सार्थक ने सोचा। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और वह मुस्कुराया। तो यही बात है, उसने सोचा, लेकिन वह तुरंत उस आदमी से भिड़ने के लिए हवा में कूद पड़ा और एक तलवार का वार सीधे एक आने वाली मुट्ठी में जा लगा, जिससे हवा में एक बड़ा विस्फोट हुआ और सार्थक जोर से जमीन पर गिर गया। प्रशिक्षक को भी चोट लगी, लेकिन वह मजबूती से जमीन पर गिर पड़ा। ये बच्चा सक्षम है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी सीमाएं हैं। उसने उसे घूरते हुए सोचा, चलो देखते हैं कि वह कितना मजबूत है। अगर वह इस हमले का सामना कर सकता है तो वे निस्संदेह उसे काफी अच्छी रेंज में डाल देंगे। उसने सोचा और सार्थक की ओर दौड़ा। तुरंत ही उसकी तलवार में शक्तिशाली पिशाच शक्ति भर गई, जिससे ब्लेड का सफेद भाग गहरे रक्त लाल रंग में बदल गया। सार्थक ने तुरंत ही अपने आप को संभाला और देखा कि प्रशिक्षक शक्तिशाली हमले के लिए तैयार होकर उसकी ओर दौड़ रहा है, इसलिए वह मुस्कुराया। उन्होंने कोई भी अनावश्यक कदम उठाने की जहमत नहीं उठाई। चूंकि प्रशिक्षक एक ही बार में लड़ाई खत्म करना चाहता था, इसलिए सार्थक ने वही किया। सार्थक भी उस ओर दौड़ा जहां से प्रशिक्षक आ रहा था और उसके शरीर में मौजूद पिशाच शक्ति ऊपर की ओर फैल गई, जिसका अधिकांश हिस्सा उसके दाहिने हाथ में केंद्रित हो गया। उसके दाहिने हाथ में केंद्रित शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उसका रक्त का लाल रंग चमकीले लाल रंग जैसा लग रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुट्ठी ने शुद्धतम रक्त का रंग ले लिया हो। ये देखकर प्रशिक्षक को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे सार्थक की पिशाच शक्ति के इतने शुद्ध होने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी वह जो योजना बना रहा था उस पर मुस्कुराया। जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत है वह इसके लायक है, उसने सोचा। तभी वे एक दूसरे के सामने आ गए और प्रशिक्षक ने अपनी सारी शक्ति अपनी तलवार पर लगा दी तथा उसे सार्थक की ओर जोर से घुमाया। तलवार जेली की तरह हवा में टूटकर सार्थक की ओर बढ़ी। उसी समय सार्थक ने तलवार पर शक्तिशाली प्रहार किया। कोई भी दूसरे को गंभीर रूप से चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन दोनों द्वारा छोड़ी गई शक्ति अगर उन पर पड़ती तो उन्हें भी चोट लग सकती थी। फिर भी कोई भी पीछे नहीं हटा। प्रशिक्षक ये परखना चाहता था कि सार्थक कितना शक्तिशाली है, जबकि सार्थक अपनी नई शक्ति का परीक्षण करना चाहता था।
दोनों शक्तियां धीरे धीरे एक दूसरे के करीब पहुंची और कुछ ही देर बाद एक जोरदार झटका आया। तारांकन बूम। दो शक्तिशाली ऊर्जाएं, एक मुट्ठी और एक तलवार, एक दूसरे पर जबरदस्त टक्कर में टकराईं। टक्कर से एक आकृति उड़ गई, जिससे देखने वाले सभी लोग सदमे में आ गए। विस्फोट से वह व्यक्ति भी घायल हो गया जो उड़ तो नहीं सका, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान ये बता रही थी कि इस बार उसने जो कुछ देखा था उससे वह प्रसन्न था। हे, ऐसा लगता है कि अगर मैं 5000 शक्ति स्तर वाले किसी व्यक्ति का सामना करता हूं तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी। सार्थक ने भारी सांस लेते हुए सोचा। इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त था, यद्यपि इससे उन पर आंतरिक रूप से असर पड़ा, लेकिन ये कोई गंभीर बात नहीं थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी हड्डियां और आंतरिक अंग एक शक्तिशाली भक्षक के बल का सामना कर चुके थे, लेकिन इस हमले का विरोध करना उतना कठिन नहीं था, और जब उसने उस विशाल तलवार पर प्रहार किया तो उसे लगा कि उसकी हड्डियां पहले से अधिक सख्त हो गई हैं। दूरी पर खड़ा प्रशिक्षक अपनी तलवार पर झुककर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था और सार्थक की ओर हैरानी से देख रहा था। तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, बच्चे। इस बार मैं हार गया, प्रशिक्षक ने शर्मीली मुस्कान के साथ जमीन पर बैठते हुए कहा। उसके विशाल शरीर के अंदर घाव हो गए थे और दोनों हमलों में कुछ हड्डियां टूट गई थीं, फिर भी उसकी हालत बहुत खराब नहीं थी। आखिरकार उस हमले का उद्देश्य उसे अपंग बनाना या कुछ और नहीं था। ये दबाव बहुत डरावना था। यह आदमी कितना शक्तिशाली है, उसने जोर से सांस लेते हुए सोचा। सार्थक ने उसकी ओर मुस्कुराकर सिर हिलाया। सार्थक ने जवाब दिया, प्रशिक्षक के हमले को झेलना भी मुश्किल था। लड़ाई के लिए धन्यवाद। उसी समय कई लोग कमरे में आए और स्थिति को आश्चर्य से देखने लगे। यार, जब तुमने गिल्ड के तंत्र को सक्रिय किया तो तुम कैसे हार गए? और तुम एक ही हमले में हार गए, एक आदमी ने कहा जब वह प्रशिक्षक की मदद करने आया। प्रशिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस लड़के की रैंक नहीं बता सकता, इसलिए आप लोग ऐसा व्यक्ति चुने जो मुझे आश्वस्त कर सके। उसने उत्तर दिया, और वहां आए लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर उन्होंने सार्थक की ओर देखा और सिर हिलाया। अच्छा मुकाबला, बच्चे। इससे पहले कि मैं तुम्हें रैंक दूं, तुम किस तरह के योद्धा हो, इसकी पुष्टि करो। क्या तुम एक साधु हो? मैं देख सकता था कि तुम्हें मार्शल आर्ट का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन तुम्हारे हमले बहुत कठिन हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तुमने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है या नहीं। जो ताकतवर लोग आए थे, उनमें से एक ने कहा। सार्थक ने अपना सिर हिलाया, मैं कोई साधु नहीं हूं, मैंने सिर्फ थोड़ी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरा हथियार बनाया जा रहा है, और मैं दूसरे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वे मुझे ठीक से लड़ने नहीं देंगे। लेकिन मैं आमतौर पर ऐसे ही हथियार का इस्तेमाल करता हूं। सार्थक ने ग्रे एलन द्वारा दिया गया हथियार निकालते हुए कहा। मैं लगभग किसी भी हथियार का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन मुझे इस तरह के खंजरों से लड़ने का अधिक अनुभव है, उसने उत्तर दिया। उसके शब्दों ने उसके सामने बैठे प्रशिक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया। वह मुट्ठियों से इतनी अच्छी तरह लड़ता है, मुझे लगा कि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले शुरुआती चरणों में एक भिक्षु है, लेकिन एक खंजर उपयोगकर्ता जो अपनी मुट्ठियों से भी लड़ सकता है। ये लड़का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उन्होंने आश्चर्य में सोचा, लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। क्या ये ठीक है अगर हम आपको एक हत्यारे के रूप में पंजीकृत कर लें? चूंकि आप खंजर का उपयोग करते हैं और आपके हमलों में उच्च भेदक शक्ति है। यदि आप मुझे हत्यारे के रूप में पंजीकृत करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस प्रकार के हमले में विशेषज्ञ हूं। ठीक है, तो फिर हम आपको एक हत्यारे के रूप में पंजीकृत करेंगे। बोलते बोलते वे बाहर निकल गए और मैदान के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गए। यहीं पर उन्हें अंतिम पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना था। शिकारियों का एक संघ होने के नाते उनके पास अपने सदस्यों को पुरस्कृत करने के लिए एक रैंक प्रणाली है, ताकि वे संघ की ताकत को बेहतर ढंग से वितरित कर सकें और जान सकें कि सबसे मजबूत कौन है। इस अवसर पर ये गिल्ड एक ऐसी प्रणाली का उपयोग करता है जिसे दो नामों से जाना जाता है, जिसके लिए सार्थक को आभारी होना चाहिए क्योंकि वे उसे घर जैसा महसूस कराते हैं, क्योंकि वे उसी रैंक प्रणाली का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग उन्होंने पृथ्वी पर किया था। इसमें निम्न, मध्यम, उच्च, उन्नत, श्रेष्ठ और महानतम श्रेणी शामिल हैं। इसके अलावा और भी कई श्रेणियां हैं, लेकिन ये मुख्य हैं। उन्हें बुलाने का दूसरा तरीका वह है जिससे सार्थक सबसे अधिक परिचित हैं, रैंक ई, डी, सी, बी, ए और एस। पृथ्वी पर इनका प्रयोग इसी प्रकार किया जाता है, यद्यपि एस रैंक से ऊपर अन्य रैंक भी हैं, जहां सबसे शक्तिशाली लोगों को रखा जाता है। इसके लिए धन्यवाद। सार्थक को बेहतर महसूस हुआ। दूसरी दुनिया में एक शिकारी होने और अपनी दुनिया के समान नाम दिए जाने से उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह उन दिनों में वापस जा रहा है जब वह चार्लोट के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ यात्रा करता था, पोर्टल्स में राक्षसों को मारता था। वे दिन जो अब उसके लिए बहुत दूर हैं, लेकिन वह अभी भी स्पष्टता और कोमलता के साथ याद करता है। सार्थक ने काफी देर तक सोचा और प्रशिक्षकों द्वारा सदस्य के रूप में उसे दी जाने वाली जानकारी की प्रतीक्षा की। लगभग 2 घंटे बाद वे अंततः बाहर निकले और उनका नेतृत्व अधिक शक्तिशाली प्रशिक्षक कर रहा था, जिसने पहले उनसे प्रश्न पूछे थे।
हंटर सार्थक, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ और भी ज्यादा दिखोगे। याद रखो, क्वेस्ट बोर्ड पर पोस्ट किए गए हैं। अगर तुम किसी पर जाना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि उन्हें कहाँ खोजना है। अगर तुम गिल्ड में बराबर के सेक्शन में जाते हो तो तुम ग्रुप भी पा सकते हो। यहाँ तुम्हें नियमों की पूरी जानकारी है और तुम्हारा नया बैज भी, उसने कहा और उसे सब कुछ सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने उसका संघ में स्वागत किया। ओह, बी रैंक, बुरा नहीं है, ये शुरुआत के लिए बहुत अच्छी चीज है। सार्थक मुस्कुराया जब उसने देखा कि उसे किस रैंक पर रखा गया था। नियमों के अनुसार ये वह अधिकतम रैंक है जो कोई व्यक्ति शुरुआत में प्राप्त कर सकता है, इसलिए वहां से शुरुआत करना पहले से ही काफी अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशिक्षकों। अब मैं अलविदा कहूंगा, मुझे अकादमी वापस लौटना है, सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्होंने सिर हिलाकर उसकी ओर इशारा किया। ये सही है, द्वितीय अकादमी की लड़ाई शुरू होने वाली है, इसलिए वहां वापस आ जाओ। जब तुम्हारे पास समय हो तो यहां आ जाना, उन्होंने सार्थक को अलविदा कहते हुए उत्तर दिया। होटल वापस जाने से पहले सार्थक ने गिल्ड के मौजूदा मिशनों पर शोध किया और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे मिशन थे जिन्हें वह खरीद सकता था और जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। वे आमतौर पर उनके रैंक के लिए खतरनाक मिशन थे, लेकिन उन्हें पूरा करने पर उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलता था। इससे उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी यह एक अच्छी बात थी क्योंकि अगर वह किसी मिशन के लिए पैसे देता तो मिशन के दौरान मिलने वाली सभी लाशें उसकी हो जाती। और यही एक लक्ष्य था जिसके साथ वह इस गिल्ड में आया था, लाशें पाना। जब उन्होंने गिल्ड पंजीकरण समस्या का समाधान कर लिया तो उन्हें शांति महसूस हुई और वे होटल लौट आए। उन्होंने इन शहरों और इस दुनिया के बारे में और अधिक शोध करने में कुछ दिन बिताए और उसके बाद उन्होंने अकादमी वापस जाने का निर्णय लिया। जब वह वापस जा रहा था तो उसके विचार एक विशिष्ट दिशा में इधर उधर भटक रहे थे। ऐसा अजीब शहर जिसमें इतनी सारी शक्तियां एकत्रित हैं और जहां से मूलतः कोई सूचना नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि यह वह शहर है जिससे गिल्ड को आसपास के क्षेत्र में सबसे अधिक डर लगता है। ये किस प्रकार का शहर है? सार्थक ने सोचा जब वह उस दिशा में देख रहा था जहां कुलों का शहर होना चाहिए। वह उसे देख नहीं सकता था क्योंकि वह बहुत दूर था, लेकिन गिल्ड में कई चीजें खोजने के बाद वह उसकी तस्वीर बना सकता था। उन्होंने सोचा कि क्या ये पृथ्वी के समान ही है, जहां कुछ ऐसे शहर थे जहां शिकारी संघ अपने शिकारियों को प्रवेश करने से रोकते थे। हालांकि यहां उन्होंने केवल उन मिशनों से बचने की सलाह दी जिनका उस शहर से कोई लेना देना था और कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। पृथ्वी पर ऐसे स्थान थे और वहां प्रवेश करने से आमतौर पर रोका जाता था क्योंकि वे सरकार या दुनिया के बहुत शक्तिशाली लोगों द्वारा नियंत्रित शहर थे जो उनका उपयोग बर्बर कार्य करने, बड़े पैमाने पर धन शोधन करने, आपराधिक गिरोहों को नियंत्रित करने आदि के लिए करते थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह है कि वे क्या करते हैं, लेकिन उन जगहों पर विश्व की घटनाओं के बारे में सबसे अधिक जानकारी होती है। हॉफमैन के खूनी साम्राज्य के कुलों का शहर, होह, सार्थक ने मुस्कुराते हुए सोचा। हालांकि कई मिनट तक सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। बकवास सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी संभव हो मुझे वहां जाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए मुझे उन शक्तियों से दूर रहना चाहिए। सार्थक ने सोचा और सो गया, उस समय की प्रतीक्षा करते हुए जब वह अकादमी में वापस आएगा। अभी वह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था, जो पुरानी डिजाइन की होने के बावजूद काफी आरामदायक थी, इसलिए वह चैन की नींद सो सकता था। अंततः वह अकादमी में वापस लौट आए। जैसे ही वह वापस लौटा, वह इसला के कमरे में गया ये देखने के लिए कि वह कैसी है। सार्थक, तुम वापस आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने उसे अपने दरवाजे पर इंतजार करते देखा और उसे अंदर बुलाया। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हो गए हैं? सार्थक ने एक छोटी सी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। इसला ने सिर हिलाकर कहा, सेना के चिकित्सा केंद्र और उनके द्वारा दी गई दवाओं की बदौलत मैं सामान्य से ज्यादा जल्दी ठीक हो गई। अब मैं वापस ट्रेनिंग पर जा सकती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए उसके बगल में बैठते हुए कहा। लेकिन सार्थक, मुझे लगता है कि मैं और मजबूत हो गई हूँ, उसने कहा और हल्के से अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी पिशाच शक्ति को थोड़ा बाहर की ओर चमकते हुए देखा। उसकी पकड़ थोड़ी अधिक मजबूत और कठोर लग रही थी, जिससे नंगी आंखों से देखने पर ताकत का एहसास हो रहा था। सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया। मैं देख सकता हूं कि तुमने अपनी शक्ति बढ़ा ली है। क्या तुम इसे आजमाना चाहती हो? उसने वैम्पायर बॉल निकालते हुए पूछा। वह इस बात से हैरान थी, क्या यह उच्च श्रेणी का है? क्या तुम्हें इतना पैसा मिला, सार्थक? उसने आश्चर्य से पूछा, और उसने वैम्पायर बॉल को आगे पीछे देखने के लिए ले लिया। मैंने बहुत सारा सामान बेचा और अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मैं एडवेंचरर गिल्ड के लिए साइन अप करने में सक्षम था और मैंने कई चीजें भी खरीदी, सार्थक ने कहा और उसे अपनी शक्ति आजमाने के लिए कहा। फिर वह मुस्कुराए और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ऐसा ही किया। जल्द ही उसकी शक्ति दिखाई देने लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। सार्थक, मैंने एक ही बार में अपनी शक्ति 200 से अधिक बढ़ा ली है। अब ये 3300 है।
उसने चेहरे पर बड़ी सुंदर मुस्कान के साथ कहा। वह ये दृश्य देखकर खुशी से उछल पड़ी, लेकिन अब उसे इसका अर्थ समझ में आया। उसके शरीर में जो शक्ति का संचार हुआ, वह वास्तविक था। यह उसकी शक्ति में वृद्धि थी जिसने 3000 की बाधा को तोड़ा, इसलिए ये समझ में आता है कि यह अधिक ध्यान देने योग्य होगा। बधाई हो, इसला, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और उसने जवाब में बार बार उसकी ओर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन फिर भी वह जल्दी ही शांत हो गई। इसके अलावा सार्थक ने शहर में खरीदी गई कई चीजें भी निकालीं। उसके लिए कपड़े, कुछ छोटे हथियार जो उसने लोहार की दुकान से खरीदे थे, जिनका इस्तेमाल चालबाजी के लिए किया जा सकता था, और प्रशिक्षण सामग्री भी। सार्थक के हाथों में इतनी अच्छी चीजें देखकर वह आश्चर्यचकित थी, लेकिन जब वे बात कर रहे थे, तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। मिस इसला, प्रोफेसर रीगन आपसे अपने कार्यालय में आने का अनुरोध करते हैं, उन्होंने कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखने के लिए बाहर आ गए। उसे बुलाने वाला व्यक्ति रीगन कूपर के अधीन काम करने वाले प्रोफेसरों में से एक था, और वह सार्थक को भी यहां देखकर आश्चर्यचकित था और उसका अभिवादन करने के लिए मुस्कुराया। युवा मिस्टर सार्थक, इससे मुझे आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोफेसर रीगन आप दोनों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध करते हैं। जाहिर है, इसका हॉल की लड़ाई से कुछ लेना देना है, इस प्रोफेसर ने कहा, और सार्थक ने सिर हिला दिया। ठीक है, चलो इसला, मुझे प्रोफेसर को भी बताना है कि मैं वापस आ गया हूं, सार्थक ने जवाब दिया, और जल्द ही वे अकादमी से होते हुए प्रोफेसर रीगन के कार्यालय में पहुंच गए। प्रोफेसर रीगन, बुलाए गए छात्र यहां हैं, सामने खड़े छोटे प्रोफेसर ने कहा और उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी। जब वे अंदर गए तो उन्हें पता चला कि कैस्पियन भी यहीं है, इसलिए सार्थक को अब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। सार्थक, इसला, बैठ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, रीगन कूपर ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें हॉल की उस लड़ाई में हॉल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, है न? सार्थक ने पूछा, और रीगन कूपर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये सही है, पूरे सैलून का अध्ययन करने के बाद मुझे अभी भी लगता है कि आप लोग हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे योग्य हैं। लेकिन आप सभी के पास 3000 से अधिक पावर होनी चाहिए, जब तक कि आप बहुत अधिक नुकसान में लड़ना न चाहें, रीगन कूपर ने कहा और इसला की ओर देखा। मैं जानता हूं कि सार्थक और कैस्पियन उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन आपकी पावर कैसी चल रही है, छात्रा इसला? रीगन ने पूछा, और इसला ने तुरंत सिर हिला दिया। मुझे कोई परेशानी नहीं है, प्रोफेसर, मेरे पास भी इस समय 3000 से अधिक पावर हैं, उसने बड़ी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जिससे रीगन कूपर आश्चर्यचकित हो गया। सचमुच? अभी तुम्हारे पास कितनी शक्ति है? उसने जल्दी से पूछा और खड़ा हो गया, और उसे इंतजार भी नहीं कराया और खुद को परखने के लिए उसे एक वैम्पायर बॉल थमा दी। उसने तुरंत ऐसा किया और जल्द ही वह नंबर दिखाई देने लगा। इतना, वह चौंक कर चिल्लाया, और उसी समय कमरे के दूसरी ओर कैस्पियन, जो चुप था, उसने चाय देखते ही उसे थूक दिया। वह खुद को रोक नहीं सका और जल्दी ही खांसने लगा, खांसी खांसी। फिर भी सबको अपनी ओर देखते देख वह तुरंत अपने सामान्य व्यवहार में आ गया, लेकिन अंदर से वह इस महिला की शक्ति से बहुत सदमे में था। असंभव, कुछ समय पहले तक उसमें मुझसे भी कम ताकत थी, उसने सोचा, उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए, वह कब से इतनी ताकतवर हो गई? धिक्कार है, उसने मन ही मन चिल्लाया और अपने गले पर दबाव महसूस किए बिना नहीं रह सका। फिर भी ये देखकर कि प्रोफेसर रीगन कूपर भी वैसे ही थे, उन्होंने आह भरी, ये तो असामान्य बात है। उन्होंने सोचा, यदि उसे सार्थक की शक्ति के बारे में पता चल गया तो शायद उसे हृदयाघात हो जाएगा। फिर भी उसे पता नहीं चल पाया, क्योंकि रीगन कूपर इसला की शक्ति से बहुत आश्चर्यचकित था और खुशी से मुस्कुरा रहा था। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मेरी कक्षा में 3 प्रतिभाशाली छात्र होंगे। ये वाकई बहुत बढ़िया बात है, तुमने वाकई बहुत मेहनत की है, लड़की। इसे जारी रखो, उसने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा और ये देखकर वापस बैठ गया। उसके चेहरे की मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। ऐसा होने पर मुझे लगता है कि हम इस बार नए खिलाड़ियों के बीच एक अच्छे स्थान के लिए लड़ सकते हैं। चिंता मत करो, भले ही हम शीर्ष स्थान प्राप्त न कर सकें, जब तक हम अधिकांश नए खिलाड़ियों को हरा देते हैं, हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा और हमें अधिक संसाधन दिए जाएंगे, रीगन कूपर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके शब्दों से सार्थक को थोड़ा आश्चर्य हुआ, जिसने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। हम प्रथम स्थान क्यों नहीं प्राप्त कर पाएंगे? उसने संदेह भरी नजरों से पूछा। रीगन कूपर ने उसकी ओर सिर हिलाया। हॉल की लड़ाई एक सर्व विरोधी लड़ाई है। इसका ये भी अर्थ है कि द्वितीय वर्ष और जूनियर कक्षाओं का हमारे प्रथम वर्ष की कक्षाओं के विरुद्ध अंतिम लड़ाई में आमना सामना होगा। इस अर्थ में यह एक असमान लड़ाई है, लेकिन यही नियम है, उसने उत्तर दिया, जिससे सार्थक और इसला आश्चर्यचकित हो गए। सार्थक ने सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसी लड़ाई होगी। हालांकि मेरे लिए तो यह और भी बेहतर है। हालांकि उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाया, उसने बस सिर हिला दिया।
मैं समझता हूँ, तो हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर भाग लेंगे। उन्होंने पूछा, और रीगन कूपर ने सिर हिला दिया। स्वाभाविक रूप से, हमारा लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ फ्रेशमैन हॉल बनना है। आपको लग सकता है कि शीर्ष फ्रेशमैन हॉल बनने की यह लड़ाई निरर्थक है, लेकिन सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। उन्होंने कहा और फिर कागज की एक छोटी सी शीट निकाली। जो कोई भी भाग लेगा और पहली लड़ाई जीतने में सफल होगा, उसे सेना में रैंक मिलेगी। यह एक छोटी रैंक है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपको इसके लिए भुगतान करेंगे और इसलिए भी क्योंकि आप स्नातक होने के बाद वहां काम कर पाएंगे, अगर आपके पास नौकरी नहीं है। वहां से, वे आपको अलग अलग पुरस्कार देंगे जैसे जैसे आप कमाते रहेंगे। इससे सेना में आपकी रैंक बढ़ जाएगी और आपको बहुत सारा पैसा, खून, अभ्यास पुस्तकें, पिशाच अंगूठियां आदि भी मिलेंगी। आमतौर पर, प्रथम वर्ष के छात्र दूसरे या तीसरे वर्ष के छात्रों से हारने से पहले 2 मुकाबले जीत लेते हैं। ऐसा हमेशा होता है, लेकिन 2 मुकाबले जीतने पर इनाम बहुत बढ़िया होगा। और अगर किसी कारण से आप टूर्नामेंट में प्रथम स्थान पर आते हैं, तो आपको मिलने वाला इनाम 10,000 पाउंड तक होगा। उन्होंने कहा और मुस्कुराए। खैर, एक और बढ़िया बात है। आप जो मुकाबले जीतेंगे, वे जमा होते जाएंगे, और अगर आप अभी भी यहाँ हैं, तो आप अगले साल एक बार फिर द्वितीय वर्ष के छात्र के रूप में भाग ले सकेंगे। अगले साल आप जो मुकाबले जीतेंगे, वे इस साल जीतने वाले मुकाबलों के साथ जुड़ जाएंगे, इसलिए तब इनाम अधिक होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपकी मदद कर सकती है, सार्थक। यदि आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, तो आपको प्रथम अकादमी में जाने और अकादमिक पुस्तकालय में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त होगी, जिसमें केवल प्रथम अकादमी के वारिस और अन्य उच्च स्तरीय लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। वहां, आपको उस बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है जिसके बारे में आप पहले पूछ रहे थे। उसने कहा, जिससे सार्थक की तुरंत दिलचस्पी बढ़ गई। 10,000 पाउंड का इनाम उसे भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी सामग्री बेच दी थी और मुश्किल से लगभग 30,000 पाउंड ही एकत्र किए थे, इसलिए उसने महसूस किया कि धन जुटाना कठिन था। लेकिन, यदि आप इसमें ये जोड़ दें कि वह वैम्पायर अकादमी के केंद्रीय पुस्तकालय जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय के अंदर भी शोध कर सकता था, तो वह हर जगह जीत ही मानता था। इसीलिए उसने मुस्कुराने की इच्छा को रोकने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। मैं टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, प्रोफेसर, सार्थक ने जवाब दिया और रीगन कूपर ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि एक और पुरस्कार था, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वह क्या है। उन्होंने इसे अब तक छिपा कर रखा है, लेकिन फर्स्ट अकेडमी में उन्होंने इसे भी दे दिया, इसलिए मैं पुष्टि कर सकता हूं कि एक छिपा हुआ पुरस्कार है। उसने कहा और फिर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, अब आपके वापस जाने का समय हो गया है। आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण लेना मत भूलना। उसने कहा और फिर सार्थक और इसला की ओर देखा। हॉल की लड़ाई 2 दिनों में शुरू होगी, इसलिए आपके पास अपनी सबसे मजबूत स्थिति में लौटने और पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ घंटे हैं। हम बाद में बात करेंगे, वापस आएंगे। उसने कहा, और तीनों छात्र चले गए, प्रत्येक अपने अपने रास्ते पर चला गया। सार्थक ने कैस्पियन पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी। वह उसका लक्ष्य था, और उसे यकीन था कि वह उसे मार देगा, लेकिन वह उस पर संदेह नहीं जगा सकता था। मैं तुम्हें अकेले में पकड़ने का मौका बनाऊंगा, कमीने। उस पल के लिए अपनी गर्दन तैयार करो। सार्थक ने सोचा और उसका दिमाग इस बारे में सोचने लगा। सार्थक और इसला कमरे में लौट आए और खाना खाने के बाद वे प्रशिक्षण स्थल पर चले गए। सार्थक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन तीसरे साल के लड़कों से मुकाबला कर सकते हो? पहाड़ों की लड़ाई में, वे ही एकमात्र ऐसे लोग थे जिन्हें चोट नहीं लगी। वे मजबूत हैं, इसला ने अचानक कहा, ये सोचने की कोशिश करते हुए कि क्या सार्थक के लिए टूर्नामेंट में पहला स्थान पाने का कोई तरीका है जो बस कोने के आसपास था। सार्थक ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि मैं उनका मुकाबला कर सकता हूँ। क्या तुम देखना चाहती हो कि मेरी वर्तमान शक्ति क्या है? तुम्हारी तरह, मेरी भी शक्ति आसमान छू रही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी। पिछली बार तो वह 4,000 के बहुत करीब था, क्या वह इसे पार कर सकता था? उसने सोचा और ये देखने के लिए थोड़ी उत्सुक हो गई। मुझे दिखाओ, उसने कोमलता से उत्तर दिया, और सार्थक ने पिशाच गेंद बाहर खींच ली। जल्द ही, इसकी शक्ति प्रकट हो गई, जिससे इसला को अपनी ही लार से दम घुटना पड़ा। खांसी, खांसी, उसने खांसते हुए कहा, जैसे ही उसने ये देखा और देखने के लिए पास गई, इतनी शक्ति। उसने आश्चर्य से पूछा और सार्थक को घूरने लगी। आप ये कैसे करते हैं? आपने इन दिनों प्रशिक्षण नहीं लिया है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। तो आपने ये कैसे किया? उसने आश्चर्य से पूछा, और सार्थक ने अपने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराया। वह भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे। शायद मेरा शरीर विशेष है। इसकी चिंता मत करो, और चलो प्रशिक्षण लेते हैं, हमारे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। उसने जवाब दिया। इसला ने कुछ देर तक उसे घूरा, फिर एक आह भरते हुए सिर हिलाया। तुम मुझे पहले ही पीछे छोड़ चुके हो, सार्थक। लेकिन मैं तुम्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं तुम्हारे लिए बोझ न बन जाऊं।
उसने कहा, और प्रशिक्षण कक्ष के चारों ओर देखते हुए उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। अब प्रशिक्षण शुरू होने के लिए तैयारी थी। चूंकि उनके पास प्रशिक्षण के लिए केवल 48 घंटे से भी कम समय था, इसलिए उन्हें तीव्रता बढ़ानी पड़ी और उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा जहां वे सुधार करने में असफल रहे। इसला के लिए, ये जानना कि सार्थक उसे पीछे छोड़ रहा है, एक बड़ी चिंता थी जो उसके सिर पर मंडरा रही थी। इसलिए पूरे प्रशिक्षण के दौरान वह सक्रिय रही और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आखिरकार, वह वर्तमान में सार्थक की टीम की साथी थी, लेकिन सार्थक पहले से ही उससे 1000 से अधिक पावर से अधिक संख्या में था, जिससे वह दबाव महसूस कर रही थी। इसके अलावा उसे यह विश्वास था कि वह एक बोझ थी और उसे इस बात की चिंता थी कि सार्थक किसी और को अधिक उपयोगी व्यक्ति ढूंढ लेगा और उसे टीम से बाहर कर देगा, इसलिए वह अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने देना चाहती थी। वह सार्थक को यह दिखाने का कोई तरीका खोजना चाहती थी कि वह बोझ नहीं है, लेकिन उसके मानसिक आघात और निम्न स्थिति के कारण शायद ऐसा संभव नहीं हो पाता। सार्थक ने स्वाभाविक रूप से उसकी चिंता को देखा, लेकिन उससे कुछ भी नहीं कहा। उसने बस उसके साथ इन घंटों के दौरान कड़ी मेहनत की, उसे विभिन्न चीजें सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वह सीख सके कि हत्यारा कैसे बनना है। इस बार सार्थक को अगर किसी बात ने चौंकाया तो वह ये कि इस लड़की की सीखने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक थी। जब वह खुद को सीखने के लिए समर्पित करती है, तो वह जल्दी से सुधार कर सकती है, इसलिए 24 घंटे से ज्यादा की ट्रेनिंग ने उसके लिए अच्छा काम किया। प्रशिक्षण के अंत में वे दोनों चांद को देखते हुए बैठ गए। अगर आप थके हुए हैं तो आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने साथी को बदलने की जरूरत नहीं है, सार्थक ने अचानक आसमान की ओर देखते हुए कहा। बचपन से ही उसे दोस्त बनाने में दिक्कत होती थी, इसलिए कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि सार्थक, जिसके बहुत कम दोस्त थे, ने उस समय की सबसे लोकप्रिय लड़की शार्लोट से शादी कर ली। लेकिन वह हमेशा ये समस्या लेकर चलता था कि वह मित्र कैसे बनाए, इसलिए पृथ्वी पर अपने 50 से अधिक वर्षों के जीवन के दौरान वह मित्र बनाने में लगभग असमर्थ रहा। बाद में उसे उन लोगों ने धोखा दिया जिन्हें वह दोस्त कहता था, जिसके कारण वह और उसकी प्यारी पत्नी दोनों उन लोगों के हाथों मारे गए। इससे उसके लिए अब लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है, भले ही वह दूसरी दुनिया में हो। आखिरकार, धोखेबाज और बुरी भावनाओं वाले लोग हर जगह होते हैं। लेकिन वह ये भी नहीं भूलना चाहता कि उसने 30 से ज्यादा सालों में चार्लोट के साथ जो सीखा है, वह क्या है, क्योंकि वह नफरत और बदले की भावना में अपना सिर नहीं खोना चाहता। अगर वह खुद को उन बुरी भावनाओं में खो देता है, तो वह अपनी प्यारी पत्नी को शर्मिंदा ही करेगा। हालांकि, वह अपने दुश्मनों को भी खत्म कर देगा और उन्हें विश्वासघात के लिए सजा भी देगा। यही कारण है कि यदि उसे कोई भरोसेमंद व्यक्ति मिल जाए तो वह उसे महत्व देगा, भले ही वह व्यक्ति कोई साधारण ग्रामीण ही क्यों न हो, जिसमें लड़ने की क्षमता न हो। इसलिए, जब तक इसला उसे धोखा नहीं देती, तब तक उसे इसकी परवाह नहीं होगी कि ताकत में अंतर बढ़ता रहे, वह उसे वहीं रखेगा ताकि वह खुद को न खो दे। स्वाभाविक रूप से, ये सिर्फ वो शब्द थे जो वह कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता था। उसका दिमाग हमेशा विचारों से भरा रहता था, लेकिन उसका मुंह उन्हें व्यक्त नहीं कर पाता था। वह सिर्फ यही उम्मीद करता था कि इसला उसे समझ पाएगी, एक मूर्खतापूर्ण उम्मीद, क्योंकि कोई भी मन नहीं पढ़ सकता। उसने उसे कुछ देर तक देखा और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। हमारी ताकत में अभी काफी अंतर है, और मुझे लगता है कि भले ही मैं तुम्हारे बराबर आने के लिए संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन समय बीतने के साथ तुम और भी मजबूत होते जा रहे हो, उसने कहा और फिर एक आह भरते हुए आसमान की ओर देखा। किसी दिन, आपको शक्तिशाली भक्षकों, महान राक्षसों का वध करना होगा, या शायद आप उन मानव नायकों या साहसी लोगों से लड़ेंगे जो हमारे सिर चाहते हैं, लेकिन वे इतने शक्तिशाली हैं कि मैं उन्हें केवल दूर से ही देख सकता हूँ। इसलिए, उस समय आपको दूर से देखने की बारी मेरी भी होगी। तुम्हारे पास मिस एलिस भी है, वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली और एक उत्तराधिकारी है। वह हमारे पूर्वजों का खून रखती है, इसलिए शायद उसकी गति तुम्हारे बराबर है, इसलिए जल्द ही या बाद में, आपके पास एक समान शक्ति स्तर होगा और एक बेहतर टीम बनेगी, लेकिन मेरी गति तुम्हारी तुलना में कई गुना धीमी है, इसलिए मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगी, उसने कहा और अंत में आह भरी। सार्थक ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराया। तुम्हें पता है, मेरी पत्नी मुझसे यही कहा करती थी। उस समय मेरी प्रतिभा अद्भुत थी, लेकिन वह मुझसे आगे निकल गई, और वह मेरे जीवन की आधारशिला बन गई। उसने मुझे दिखाया कि एक जीवित प्राणी द्वारा किया गया प्रयास उसे उसकी प्रतिभा से भी अधिक ऊंचा उठा सकता है। प्रतिभा सीमित होती है, आखिरकार, लेकिन प्रयास से आपको हमेशा परिणाम मिलेंगे, भले ही वे न्यूनतम हों। चार्लोट के साथ बिताए दिनों को याद करते हुए सार्थक के चेहरे पर कोमलता भरी मुस्कान आ गई। यह ऐसी मुस्कान थी जो इसला ने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसे ये सचमुच आकर्षक लगी। लेकिन, हालांकि उसने बहुत कोशिश की, उसने मुझे ये भी दिखाया कि जीवन में खुशी के पलों को जीना, खुद पर काबू पाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वह बहुत दिनों तक छुट्टी लेती थी, जिससे मुझे कभी कभी आश्चर्य होता था कि वह इतनी मजबूत होते हुए भी इतनी स्वतंत्र कैसे हो सकती है, उन्होंने कहा और असहायता और उदासी की एक लंबी सांस के साथ अपनी बात समाप्त की।
इसला को जो कहानी वह सुना रहा था उससे वह थोड़ा हैरान थी। ये कहानी बहुत दूर अतीत की लग रही थी, इतनी दूर कि उस तक फिर से पहुंचना असंभव था। इससे वह सोच में पड़ गई और थोड़ी हतप्रभ भी, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह बस उसे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रयास उसे उन ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा जो वह चाहती थी और जिसके लिए तरसती थी, जबकि वह उसे यह भी बता रहा था कि जीवन का आनंद लेना कभी बंद न करे। ऐसा लगता है कि सार्थक ने अपने छोटे से जीवन में बहुत कुछ झेला है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा और खड़ी हो गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पीछे न रह जाऊं, और इसलिए शायद एक दिन मैं तुम्हें अपनी लेडी से मिलवा सकूं। मुझे यकीन है कि तुम दोनों अच्छी तरह घुल मिल जाओगे, वह मिस एलिस की तरह बहुत अच्छी उत्तराधिकारी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया। यदि ऐसा है तो फिर हम एक अच्छी टीम बनाते रहेंगे, सार्थक ने जवाब दिया, और कुछ और छोटी मोटी बातचीत के बाद वे दोनों सोने चले गए। कल हॉल की लड़ाई शुरू होगी। अगले दिन द्वितीय अकादमी में गर्मागर्म और मनोरंजक शोरगुल हुआ। हॉल की लड़ाई में भाग लेना सभी छात्रों के लिए एक बड़ी बात थी, या तो अनुभव के लिए या कम से कम एक जीत हासिल करने की कोशिश के लिए। इसके अलावा वस्तुतः कोई भी छात्र भाग ले सकता है, हालांकि अगर वे प्रति हॉल चुने गए 3 में से नहीं हैं, तो पुरस्कार कम होंगे। ये हॉल लड़ाई द्वितीय अकादमी एरेना में होती है। सभी छात्र सुबह सुबह वहां एकत्र हुए, कई चिंतित थे, कुछ घबराए हुए थे, कुछ मजबूत छात्र शांत थे और अन्य सिर्फ स्टैंड से देख रहे थे। हालांकि सभी भाग ले सकते थे, लेकिन सभी भाग नहीं लेते थे। कुछ लोग दूसरे साल तक इंतजार करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि पहले साल में उन्हें सिर्फ शर्मिंदा होना पड़ेगा। सुबह सबसे पहले अकादमी के निदेशक और कई शिक्षक पहुंचे। चलो जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप सभी हॉल की लड़ाई शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। नियम मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए उन्हें फिर से बताऊंगा, एक निर्देशक ने कहा जब वह बोलने के लिए मंच के ऊपर खड़ा हुआ। सबसे पहले हॉल की लड़ाई का पहला चरण उन सभी गोल टाइलों पर होगा जिन्हें आप वहां देख रहे हैं। प्रत्येक टाइल में 10 छात्र होंगे और प्रतिभागियों में से केवल एक ही विजयी होगा, जिसका अर्थ है कि इस पहले चरण में प्रति टाइल 9 लोग बाहर हो जाएंगे। लेकिन चिंता न करें, यदि आप सहपाठी हैं तो आप दूसरे चरण तक एक दूसरे का सामना नहीं करेंगे। कुल मिलाकर पहले चरण में 64 प्रतियोगी बचेंगे। शीर्ष 64 प्रतिभागी अगले चरण में आगे बढ़ेंगे। दूसरा चरण एक ऑन एक प्रत्यक्ष उन्मूलन लड़ाई है, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। हॉल की लड़ाई सरल है, लेकिन विजेता हमेशा अपने स्थान के योग्य होगा, क्योंकि वह सभी संबंधित लड़ाइयों से गुजर चुका होगा। नियम सरल हैं। जो कोई भी टाइल से गिरता है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। सभी प्रकार के हथियारों की अनुमति है, लेकिन जो कोई भी आपके किसी साथी को मारने की हिम्मत करता है, उसे उसके पूरे परिवार के सामने मौत की सजा मिलेगी, और हमें परवाह नहीं है कि वह कौन है। इसलिए इस जगह पर पुराने ऋण वसूलने से पहले 2 बार सोचें। ये साथियों के बीच एक दोस्ताना लड़ाई है, न कि हत्यारे को खोजने की लड़ाई। निदेशक ने दृढ़ स्वर में और बिना किसी हिचकिचाहट के बात कही, यहां तक कि नियमों का अंतिम भाग भी उन्होंने ऐसे कहा जैसे कि यह सामान्य बात हो, और ऐसा कहते समय उनमें हल्का गुस्सा भी दिखाई दिया। स्पष्टतः इन निदेशकों ने नियमों को बहुत गंभीरता से लिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि मामला कुछ और ही है। सार्थक के बगल में खड़ी होकर इसला ने अपनी आवाज कम की और उससे बात की। सार्थक, इस बार निर्देशक इस तरह के मामले में बहुत सतर्क लग रहे हैं क्योंकि फर्स्ट अकेडमी बैटल में एक हत्या का प्रयास किया गया था। जिस छात्र ने अपने सहपाठी की हत्या करने की कोशिश की थी, उसे 1000 से ज्यादा कोड़ों की सजा सुनाई गई और उसके परिवार पर बहुत बड़ा कर्ज छोड़ गया। उसने सार्थक को चौंकाते हुए कहा, इतने सारे लोगों के सामने किसी की हत्या करने की कोशिश। या तो उनके बीच अपूरणीय नफरत थी, या वह पागल था। सार्थक ने आश्चर्य से सोचा। जब निदेशक ने नियम और कुछ पुरस्कार बताना समाप्त किया, तो भाग लेने वाले सभी छात्रों को एक साथ अलग अलग टाइलों में रखा गया। सार्थक, इसला, कैस्पियन और अन्य लोग जल्द ही अपने अपने बड़े आकार के टाइल्स में थे। इन सभी टाइलों को भाग लेने वाले छात्रों की संख्या गिनने के बाद व्यवस्थित किया गया था। यदि 640 से अधिक छात्र होते तो कुछ और नियम जोड़े जाते ताकि अंत में केवल 64 ही बचे। इस बार छात्रों की संख्या उचित और आवश्यक थी, इसलिए कोई अतिरिक्त नियम नहीं थे। जब सभी छात्र अपनी अपनी टाइलों पर आ गए, तो प्रत्येक टाइल पर एक टोकन रखा गया और मुकाबला शुरू हो गया। शुरू करो, रेफरी ने टाइल्स के एक तरफ खड़े होकर चिल्लाया। अगले चरण में जाने के लिए उन्हें इन टोकनों की आवश्यकता थी, इसलिए जब रेफरी ने शुरुआत की घोषणा की, तो प्रत्येक टाइल पर मौजूद कई लोग टोकन की ओर दौड़ पड़े। उनमें से कई एक दूसरे से टकरा गए, जिससे इस विशाल क्षेत्र के हर कोने में लड़ाई छिड़ गई, लेकिन कुछ टाइलें थीं जो शांत थीं और एक दूसरे के चेहरों को घूर रही थीं। सार्थक की टाइल उनमें से एक थी। अरे, ये कमीने यहाँ क्यों खेल रहे हैं? इस साल हमारी क्या बुरी किस्मत है। वहां मौजूद अलग अलग कक्षाओं के कई छात्रों ने सोचा। उनमें 2 छात्र ऐसे थे जिनकी युद्ध शक्ति बहुत अच्छी थी, क्योंकि वे द्वितीय वर्ष के छात्र थे।
सौभाग्य से वहां तीसरे वर्ष का कोई भी छात्र नहीं था, लेकिन द्वितीय वर्ष के 2 छात्र अधिकांश प्रथम वर्ष के प्रतिभागियों को पीछे धकेलने के लिए पर्याप्त थे। उनमें से एक प्रसिद्ध भी था। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों में वह शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था, इसलिए उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। हे छोटे भाई, क्या तुम्हें वाकई इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है? बेहतर होगा कि वे उतर जाएं, और कुछ नहीं होगा, इस बार वे मेरे साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरे वर्ष के छात्र ने कहा, जो शीर्ष 10 में था। दूसरे द्वितीय वर्ष के छात्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये टोकन मेरा है। उसने कहा और टोकन की ओर चल दिया, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले दूसरे द्वितीय वर्ष के छात्र ने उसे एक सख्त नजर से देखा। वह टोकन मेरा है, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें बुरी तरह घायल कर दूंगा। क्या तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो? उसके शब्दों ने टोकन की ओर बढ़ रहे एक व्यक्ति को रोक दिया और उसकी ओर देखने लगा। भले ही तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, और उनके बीच चिंगारियां उड़ी, जिससे प्रथम वर्ष के छात्र थोड़ा डर गए। इन प्रथम वर्षों में तो कुछ लोग डर के कारण एक कदम पीछे भी हट गए। खैर, सार्थक को छोड़कर वह बस टाइल के बीच में चला गया और वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहों के सामने टोकन पकड़ लिया। हर कोई स्तब्ध रह गया, ये देखकर कि यह नया छात्र टोकन को ऐसे छीन रहा है जैसे वह घर पर हो। उसने टोकन को हाथ में लेकर थोड़ा सा खेला भी, जिससे प्रथम वर्ष के कई छात्रों के जबड़े खुले रह गए। इस व्यक्ति की सहज हरकतें देखकर उन्होंने सुबह पी गई कॉफी लगभग थूक दी। ऐसा लग रहा था मानो उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह भेड़ियों के एक बड़े झुंड के सामने खड़ा है, जिनमें से 2 भेड़िए बाकी की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। वह तो थोड़ा सा मासूम भी लग रहा था। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी सदमे में आ गए और उसकी ओर देखने लगे। सार्थक ने फिर उनकी तरफ देखा। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें टोकन चाहिए तो ले लो, अगर तुम में क्षमता है। उसने जवाब दिया और टोकन हाथ में लेकर वहीं खड़ा हो गया। वह मूलतः उससे कह रहे थे कि यदि वे सोचते हैं कि वे सक्षम हैं, तो उन्हें आगे आकर उनसे टोकन ले लेना चाहिए। द्वितीय वर्ष के छात्रों को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें यहाँ ऐसे बेशर्म आदमी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे वे नाराज हो गए। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को छूने की? सार्थक के सबसे करीब वाला चिल्लाया। उसी समय उसने अपना हथियार निकाला और उस पर झपटा, तथा क्षैतिज गति से उसे काटने की कोशिश की। सार्थक ने यह दृश्य देखकर उपहास किया और अपना हाथ ऊपर उठाकर उस ओर आ रहे हमले की दिशा में एक शक्तिशाली प्रहार किया। इसके तुरंत बाद एक शक्तिशाली प्रभाव तब आया जब सार्थक ने एक ही चाल से द्वितीय वर्ष के छात्र के हमले का मुकाबला किया। दूसरे वर्ष के छात्र को इस बल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह आश्चर्यचकित होकर पीछे हट गया। सार्थक ऐसे कमजोर लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए टोकन को अपनी जेब में रखने के बाद उसने जमीन पर जोरदार लात मारी और उस आदमी के ऊपर से कूदकर उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। तारांकन बूम। उसने जो झटका महसूस किया वह इतना भयानक था कि वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। क्या बकवास है, इतना मजबूत? उसने आश्चर्य से सोचा और सार्थक की ओर देखा। उस पर हमला करने के लिए उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस पल उसका नजरिया बदल गया। सार्थक ने उसके कपड़े खींचकर उसे हवा में उड़ा दिया तथा उसके पीछे जाकर उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा। बुआग। उसी क्षण उसके मुंह से बड़ी मात्रा में खून निकला और उसका शरीर तेज गति से लड़ाकू टाइल से उड़ गया। जिन लोगों ने ये देखा उनमें से कई लोग ये देखकर हैरान रह गए कि एक द्वितीय वर्ष का छात्र इतनी तेजी से एक टाइल पर कैसे गिर गया, इसलिए वे ये देखने से खुद को नहीं रोक पाए कि वहां क्या हो रहा था। ये बिल्कुल सही समय था जब किसी को उस व्यक्ति पर पीछे से हमला करते हुए देखा जा सकता था जिसने ये काम किया था। फिर भी सार्थक ने हमले को चकमा दिया और लड़ाई की जगह पर वापस गिर गया। तस्क। उसने दूसरे वर्ष के उस लड़के पर जीभ चटकाई जिसने उस पर हमला किया था और उसके सामने गिर गया था। बच्चे, टोकन दे दो और तुम ठीक हो जाओगे। तुम उसे अचानक से पकड़ने में सफल रहे, लेकिन क्या तुम भी यही सोचते हो कि मैं भी ऐसा ही कर सकता हूं? उसने मजाक करते हुए पूछा। सार्थक ने बस कंधे उचका दिए और कोई जवाब नहीं दिया। उसने अभी अभी उससे कहा था कि अगर उसे टोकन चाहिए तो वह जाकर ले ले, इस बारे में उस पर क्यों जोर दिया जा रहा है? स्पष्ट रूप से उसे पहले से ही एहसास हो गया था कि उसके सामने वाले व्यक्ति में किसी और की बात समझने की बुद्धि नहीं है। तभी सार्थक उसके पास दौड़ा, जिससे द्वितीय वर्ष का छात्र भौंचक्का रह गया। चूंकि तुम पूछ रहे हो, तो बाद में शिकायत मत करना, उसने पलटकर कहा और अपना हथियार लेकर सार्थक की ओर दौड़ा। म्यान से बाहर निकली तलवार सार्थक पर जोर से घूमी और उसके धारक की 4000 शक्ति का जोरदार प्रहार हुआ, जिससे कई लोग देखने लगे। वह लड़का बहुत ताकतवर है, कई छात्रों ने आश्चर्य से कहा और इस द्वितीय वर्ष के छात्र पर ध्यान दिया। अगर वह भाग्यशाली रहा तो उसे सेकंड एकेडमी से स्नातक होने से पहले 5000 पॉवर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, जिससे उसे फर्स्ट एकेडमी में 3 साल और अध्ययन करने का मौका मिलेगा। बुरा नहीं है, ये बच्चा अच्छा है, एक निर्देशक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने बगल में बैठे रीगन कूपर की ओर देखा।
प्रोफेसर रीगन, क्या आपको लगता है कि आपका छात्र जीत पाएगा? उन्होंने पूछा। रीगन कूपर मुस्कुराए। पहले तो उन्हें सार्थक की चिंता होती, लेकिन हाल ही में, आज सुबह उन्हें कुछ दिलचस्प खबर मिली। वह असफल कैसे हो सकता है? देखते हैं वह क्या करता है। मुझे अपने छात्रों पर पूरा भरोसा है। उसने स्पष्ट उत्तर दिया, जिससे मुख्य निदेशक आश्चर्यचकित हो गया। मैंने पहली बार उसे अपने किसी छात्र के बारे में ऐसा कुछ कहते हुए देखा है। लगता है ये लड़का अच्छा है। उसने सार्थक की ओर देखते हुए सोचा। ठीक उसी समय, सार्थक ने अपनी पिशाच शक्ति को अपने हाथों में ले लिया और एक हाथ से तलवार के हमले को विफल कर दिया, जबकि अपने दूसरे हाथ से उसने पिशाच शक्ति का वजन बढ़ाया और उस व्यक्ति की छाती पर वार किया जो उस पर हमला कर रहा था। इस व्यक्ति को झटका महसूस हुआ, क्योंकि उसने अपने शरीर की कई हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी और अपने दाहिने हिस्से पर भारी वजन महसूस किया, बहुत भारी। उसने सोचा, लेकिन उस झटके ने उसे एक छोटे प्रशिक्षण कठपुतली की तरह टाइल से नीचे लुढ़का दिया। फिर भी, वह अभी भी 4000 शक्ति वाला एक पिशाच था, इसलिए वह जल्दी से उठा और सार्थक के अगले हमले को रोक दिया। तारांकन बम। परिणामस्वरूप विस्फोट ने उसे कई कदम पीछे धकेल दिया। फिर भी, इस बार, उसने अपना संतुलन नहीं खोया, इसलिए उसने जल्दी से एक शक्तिशाली क्षैतिज हमले के साथ जवाबी हमला किया, और उसकी तलवार सार्थक की बांह पर लगी, लेकिन पिशाच शक्ति को भेदने में असमर्थ रही। फिर भी, यह इस द्वितीय वर्ष के छात्र की ओर से हमलों के दौर की शुरुआत थी। यह अच्छा है, सार्थक ने सोचा, क्योंकि वह अपने ऊपर हो रहे लगातार हमलों से खुद का बचाव कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने एक रास्ता देखा तो वह मुस्कुराया और तुरंत अपना हथियार रिंग से बाहर निकाला और उस हिस्से पर जोरदार प्रहार किया। उनका आक्रमण शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन निर्णायक था। द्वितीय वर्ष के छात्र की तलवार बलपूर्वक पीछे की ओर चली गई, जबकि उसका हाथ एक अजीब सी दिशा में मुड़ गया, जिससे उसे पूरी तरह से दर्द होने लगा। फिर भी, सार्थक ने इसे देखने के लिए रुकना नहीं चाहा, बल्कि अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। 4 गोलियां इस छात्र के शरीर पर लगीं और जल्द ही सार्थक उसके पीछे मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। उसी समय, द्वितीय वर्ष के छात्र को अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ और उसके शरीर से खून बहने लगा। आह! वह चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा, दोनों हाथों का उपयोग करने में असमर्थ हो गया। एक तो इसलिए कि उसकी कुछ हड्डियां टूट गई थीं और दूसरा इसलिए कि उसे कई बड़े हिस्सों में चोट लगी थी। हालांकि यह हमला जानलेवा नहीं था, लेकिन यह दर्दनाक था। तो, सार्थक मुस्कुराया और जान गया कि यह खत्म हो गया है। फिर उसने बाकी प्रथम वर्ष के छात्रों की ओर देखा जो वहां शो देख रहे थे। अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो, तो आगे बढ़ो। उसने अपना छोटा खंजर हिलाते हुए कहा, और द्वितीय वर्ष के छात्र का खून जमीन पर गिर गया। इस हरकत से वे स्वाभाविक रूप से डर गए। वे सिर्फ सामान्य छात्र थे, उनमें से कोई भी अपने अपने हॉल के नेताओं के स्तर का नहीं था। वे ऐसे व्यक्ति को कैसे हरा सकते थे जो इतना शक्तिशाली द्वितीय वर्ष जीत सकता था? अंत में, वे सभी शर्म से मुस्कुराए और टाइल से नीचे उतर गए। उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। यह एक ही टाइल पर 2 शक्तिशाली लोगों के बीच पहली लड़ाई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से कई लोग इससे अचंभित रह गए। ये पहला मुकाबला था, इसलिए इसने निर्देशकों और शिक्षकों सहित उपस्थित अनेक लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मुख्य निदेशक जो रीगन कूपर से बात कर रहे थे, ये सुनकर उनकी ओर तिरछी नजर से देखने लगे। क्या आप पहले से जानते थे कि वह इतना शक्तिशाली था, प्रोफेसर रीगन? उसने पूछा, और रीगन कूपर थोड़ा मुस्कुराया। मुझे इस बारे में जानकारी मिली है, हेड डायरेक्टर। मुझे लगता है कि यह बच्चा इस साल नए छात्रों की रैंकिंग में बहुत ऊपर उठ सकता है, इसलिए मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि वह यह मैच जीत जाएगा। रीगन ने जवाब दिया, और हेड डायरेक्टर ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, वह बच्चा न केवल मजबूत है, बल्कि वह दूसरों की कमजोरियों को भी पढ़ना जानता है, इसलिए युद्ध के अनुभव में, वह पहले से ही मौजूदा छात्रों में से किसी से भी आगे है। मुख्य निदेशक ने सार्थक को घूरते हुए उत्तर दिया। मैथ्यू डिट्रिच, लगता है एलन ने मिस एलिस के लिए कोई अच्छा अधीनस्थ ढूंढ लिया है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। इसके तुरंत बाद, सभी क्षेत्रों में लड़ाई फिर से शुरू हो गई। सार्थक के उदाहरण से प्रभावित होकर कई लोग युद्ध में वापस लौटे। वे 64 अपेक्षाकृत बड़े युद्ध क्षेत्र थे, इसलिए दूर बैठे लोग यह नहीं देख पा रहे थे कि सार्थक और उसकी ताकत ने क्या किया है। फिर भी, उनके सबसे करीबी लोग लड़ाई देख रहे थे, इसलिए जब उन्होंने लड़ाई शुरू की, तो पूरे स्थान पर तीव्रता बढ़ गई। उन अखाड़ों में, इसला ये देखकर खुशी से मुस्कुराई कि सार्थक जीत गया है और वह खुशी से उछल पड़ी, हालांकि वह खुद को नियंत्रित करने में सक्षम थी। वह सार्थक की तरह नहीं थी, वह भाग्यशाली थी। उसे केवल प्रथम वर्ष के नेताओं में से एक मिला था जिसकी शक्ति उससे 300 कम थी। हालांकि यह कोई आसान लड़ाई नहीं थी, लेकिन वह इसे अपेक्षाकृत आसानी से जीत सकती थी। हालांकि उसे एक और आदमी को हराने के लिए फिर से लड़ना पड़ा, लेकिन लड़ाई जल्द ही खत्म हो गई, और कोई भी उसका सामना नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका लड़ने का तरीका काफी चालाक था। इस प्रकार, अन्य 62 लड़ाइयों में अलग अलग तरीकों से लड़ाई जारी रही।
कुछ में केवल सबसे मजबूत की जरूरत थी, जैसे सार्थक और इसला, जबकि अन्य को आखिरी व्यक्ति के जीवित रहने तक कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि उनकी शक्तियां बहुत समान थीं। यही कारण है कि एक साथ होने वाली लड़ाइयां 2 घंटे से अधिक समय तक चलती रहीं, जब तक कि अंत में अंतिम क्षेत्र से आने वाला अंतिम व्यक्ति अपने हाथ में टोकन नहीं पकड़ सका और खुशी से मुस्कुराया। इस स्थान पर लड़ाई जीतना कई लोगों के लिए एक चुनौती थी, और यह चुनौती अपने साथ भारी पुरस्कार लेकर आई। उनमें से कई आम लोग थे जो सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, सेना में वह दर्जा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे जिससे वे अधिक शक्तिशाली बन सकें। और अंततः आज उन्हें सफलता मिली। स्वाभाविक रूप से इस उत्कृष्ट उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद उनमें से कुछ अपनी खुशी रोक नहीं सके और खुशी से उछल पड़े। हालांकि सार्थक ने बस इसला को बधाई देने के लिए कहा, बधाई हो इसला, ऐसा लगता है कि आपके प्रयासों ने निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की है। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसने खुशी से उसकी ओर सिर हिलाया। धन्यवाद सार्थक, मैं वादा करती हूं कि मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी और आप पर बोझ नहीं बनूंगी, उसने कहा। स्वाभाविक रूप से वह खुश थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे सेना में क्या दर्जा मिलेगा, उसे बस इस बात की परवाह थी कि वह और भी मजबूत और सक्षम हो रही है। इसी बात ने उसे और भी मजबूत होने के लिए प्रेरित किया। जब वे दोनों बात कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति 2 अन्य लोगों के साथ अंदर आया। सार्थक इस व्यक्ति की शक्तिशाली शक्ति से आकर्षित हुआ, इसलिए वह उसे देखने के लिए मुड़ा। यह उससे उम्र में बड़ा एक व्यक्ति था, जो तीसरे वर्ष का छात्र था, और जिसके शरीर में काफी ताकत थी। वह उस प्रशिक्षक से भी अधिक ताकतवर था, जिसके साथ उसने संघ में लड़ाई की थी, जिससे वह थोड़ा आश्चर्यचकित था। वह आदमी उसे घूर कर देखने लगा। क्या आप सार्थक हैं? उसने पूछा, और सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया। आप हैं? सार्थक ने पूछा, और वह आदमी मुस्कुराया। ठीक है, मैं अखाड़े में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम बदकिस्मत हो और मेरे खिलाफ तुम्हारी बारी है, तो तुम शायद कुछ वार झेल पाओगे। लेकिन अगर मेरे किसी बड़े भाई के खिलाफ तुम्हारी बारी है, हे, तुम कितने बदकिस्मत रहे होगे। उस आदमी ने जवाब दिया और पलट गया, जिससे सार्थक की भौहें तन गईं। एक और मूर्ख, सार्थक ने सोचा और असहायता से अपना सिर हिलाया। हालांकि उन्हें लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि वे कहां से आ रहे हैं। जिस तरह से वे बात करते हैं और शरीर की गंध से लगता है कि वे बेकके दोस्त या गुर्गे होंगे। तो उसके पास तीसरे साल में भी कुत्ते हैं, सार्थक ने सोचा और आह भरी। इसला ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, वह कौन था? उसने संदेह से पूछा, और सार्थक ने अपना सिर हिला दिया। बस कुछ बेवकूफ और कुछ नहीं। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जल्द ही दूसरे दौर की लड़ाई शुरू हो जाएगी, और हम सब एक ही समय पर लड़ेंगे, सार्थक ने जवाब दिया। तब इसला ने सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक निर्देशक पुनः मंच पर आ गया। विजेताओं को बधाई। वर्तमान में केवल 64 प्रतिभागी बचे हैं और सीधा एलिमिनेशन मैच शुरू हो गया है। नियम यथावत हैं, निर्देशक ने कहा, और एक बार फिर मंच से उतर गए। इसके बाद रेफरी ने अलग अलग नामों वाले टिकट निकालने शुरू कर दिए और ऊंची आवाज में उन प्रतिद्वंद्वियों की घोषणा करने लगे जो एक दूसरे का सामना करेंगे, तथा उनका अखाड़ा नंबर भी बताने लगे। इसला मूर बनाम जेम्स पटेल, एरेना 9। चार्ल्स हैरी। चारों ओर से जयकारे गूंजने लगे और जल्द ही सार्थक की बारी आ गई। मैथ्यू डिट्रिच बनाम कैस्पियन वाइट, एरेना 26। रेफरी ने चिल्लाकर कहा, जिससे सार्थक चौंक गया। अरे, दुश्मन तो अक्सर मिलते रहते हैं, है ना? उसने मुस्कुराते हुए सोचा और अपने लिए निर्धारित युद्ध क्षेत्र में चढ़ गया। कैस्पियन वाइट भी आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उस पर मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ नरमी से पेश आएंगे, भाई सार्थक। मैं जितना दिखता हूं, उतना कठोर नहीं हूं, कैस्पियन ने मुस्कुराते हुए कहा, और सार्थक ने कंधे उचका दिए। कम से कम हमें अपनी पूरी क्षमता से लड़ना चाहिए, है ना? चूंकि हम अपने हॉल में एकमात्र एस रैंक हैं, इसलिए हमें अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए, सार्थक ने जवाब दिया, और कैस्पियन ने सिर हिलाया। शायद इस बार हम अच्छा शो कर सकें, उसने जवाब दिया, और इसके तुरंत बाद उन दोनों ने बात करना बंद कर दिया। जल्द ही रेफरी ने नाम पुकारना बंद कर दिया, और वे अलग अलग अरेना के एक तरफ खड़े हो गए। शुरू करो, वे सब एक साथ चिल्लाए। सार्थक के लड़ाई के मैदान में जैसे ही उन्होंने लड़ाई शुरू होने की आवाज सुनी, दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए।